नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आज आपके पैरों से जमीन खसकने वाली है। हम सब जानते ही हैं कि वेस्ट बंगाल के चुनाव के दौरान यानी कि बंगाल के चुनाव के दौरान जितनी अफरा तफरी हुई, और पूरा देश में ये मानता हूं कि पूरे देश को यहां से यानी कि बंगाल के बाहर से लग रहा था कि बंगाल में सरकार बदलनी चाहिए, और बंगाल के अंदर के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ममता दीदी कभी जाएंगी भी। लेकिन ये बात भी तय है कि बंगाल में जिस प्रकार से एसआईआर हुआ वो रोज सुप्रीम कोर्ट की लिटिगेशन का पार्ट था। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने यहां तक कह दिया कि फिर क्या चुनाव दोबारा करवाना पड़ेगा। अब हम विचार ये करेंगे कि री इवेल्युएशन करना है या जिन सीटों पर प्रभाव पड़ा है उन पर चुनाव करवाना है या फिर पूरा चुनाव ही दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करके आंकड़े मंगाए। अब आप समझ लीजिए कि स्थिति कहां पहुंच चुकी है। और उन्होंने कहा कि हमने प्रॉमिस किया था, क्योंकि पिटिशनर्स ने कहा आपने प्रॉमिस किया था। अब वो प्रॉमिस याद करते हैं और कोर्ट के अंदर आज क्या क्या हुआ और क्यों चुनाव आयोग को नोटिस किया गया, इस बात पर क्यों विचार होना चाहिए और कोर्ट को विचार करना है कि बंगाल में दोबारा चुनाव करवाना है या फिर रीवैल्यूएशन करवाना है। क्या होगा ये तो इसके कारण मैं बताता हूं। एक चीज तो समझ लीजिए कि वो ये है कि चुनाव जिस समय चल रहा था उस समय लोगों ने कहा कि देखिए साहब 40 लाख वोट, 40 लाख से 60 लाख वोट का मामला ऐसा है कि अगर ये वोट नहीं पड़ेगा तो चुनाव में बेईमानी होगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, चुनाव एक बार आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद कोर्ट को चुनाव रोकने का अधिकार नहीं है, या हम चुनाव नहीं रोक सकते। अधिसूचना जारी हो चुकी है, चुनाव होने दीजिए। फिर लोगों ने कहा कि साहब जब 38 लाख वोट नहीं पड़ेगा, 40 लाख वोट नहीं पड़ेगा तो चुनाव की फेयरनेस कहां है, क्योंकि चुनाव की फेयरनेस तो सभी को मूल अधिकार के तहत या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत या मैं कहूं स्टेचुरी राइट के तहत वोट डालने में है। और अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने से वंचित हो जाएंगे तो फिर इस चुनाव का कोई मतलब नहीं रहता। तब ऑनरेबल जस्टिस बागची ने उस समय भी कहा था कि देखिए चुनाव होने दीजिए, लीगल सिस्टम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम पिटीशन को भी डिस्पोज नहीं कर रहे हैं और हम कोई आखिरी रास्ता खत्म नहीं हो रहा है, रास्ते भी खुले हैं। अगर ज्यादा गड़बड़ पाई जाएगी तो चुनाव दोबारा भी हो सकते हैं। यह बात उस समय की बेंच ने अपनी तरफ से कही थी। तब लोग सेटिस्फाई हो गए और उन्होंने कहा कि बात ठीक है, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ पाई गई या फिर नॉन सेटिस्फैक्ट्री इलेक्शन हुआ तो फिर चुनाव दोबारा हो सकते हैं। आज वो बात कोर्ट में दोबारा आ गई। दोबारा इसलिए आ गई क्योंकि कुछ म्युनिसिपैलिटीज में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव से पहले चूंकि ये वोट खुलना है, चुनाव से पहले वोट बनने हैं या फिर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे हुए बगैर क्या अब आगे भी चुनाव होंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट में कल्याण बनर्जी ने एक बात कही। कल्याण बनर्जी हम सब जानते हैं किसकी तरफ से आते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि माय लॉर्ड 31 सीटें ऐसी हैं, 31 सीट्स ऐसी हैं जिसमें जितने वोट कटे हैं उससे ज्यादा मार्जिन है हारने वाले कैंडिडेट का, मतलब उससे कम मार्जिन है हारने वाला कैंडिडेट का। यानी कि अगर 20,000 वोट कटा है तो कैंडिडेट हार रहा है 5,000 या 10,000 वोट से। अब अगर ये 20,000 वोट पड़ा होता या 20,000 वोट जिंदा होता तो जो 5,000 6,000 से मार्जिन है, कुछ कुछ जगहों पर तो 100 150 200 वोटों का मार्जिन है, कुछ जगह 500 वोटों का मार्जिन है, कुछ जगह 2,000 वोटों का मार्जिन है, और जहां 2,000 वोटों का मार्जिन है वहां 8,000 10,000 वोट कटे हैं। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ये कैसा न्याय है, ये तो चुनाव ठीक नहीं है, ये इलेक्शन फेयर नहीं है, ये तो लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ है जो हुआ। बात सही थी। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा था, मतलब ये बात तो वो शुरू से कहते आ रहे हैं जब जिस दिन से वोट खुला था, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा आया उसमें ये कहा गया कि ये जो 38 लाख वो अपीलें हैं जो अभी ट्रिब्यूनल में पड़ी हुई हैं उनमें केवल 20% ऐसी हैं, यानी कि 7,000 या 8,000 ऐसी हैं जो कि वोट कटने की हैं। बाकी सब वोट जो एक्स्ट्रा बनाया गया, जो एडवांस वोट बना लिया गया, उनके खिलाफ है। यानी कि जिनका वोट कटा
ऐसे 7-8 हजार लोग अपील में हैं, और जो वोट बन गए उनके विरुद्ध पॉलिटिकल पार्टियों ने या पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो अपीलें डाली, कुछ चुनाव आयोग ने अपीलें डाली, जो वोट बन गए थे उनकी चुनाव आयोग ने भी अपील डाली। वो वोट बड़ी तादाद में है, वो वोट लगभग 30 लाख है। ये वोट कहां से आया? ये वोट नया जो बना है वो बना कैसे? ये किसका वोट बन गया और इसके खिलाफ क्यों अपीलें आ गई? और वोट जो कटा वो कैसा कटा? और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आई वो तो और भी गंभीर है। वो ये है कि जिनके वोट कटे और जो अभी तक डिस्पोजल हो चुका है, मैं वो आंकड़ा नहीं दे पा रहा हूं जो डिस्पोजल हो चुका है, जिनका डिस्पोजल हो चुका है वो 90% वोट, जिनके वोट कट गए थे वो 90% वोट वैलिड हो गए। यानी कि जो कुछ भी अभी ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया, अभी सारे 38 लाख डिसाइड नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी 80,000, 90,000, 87,000 जो डिसाइड हो चुके हैं, उनमें से 90% लोगों का वोट रीस्टोर हो गया है। अब अगर 90% लोगों का वोट रीस्टोर हो गया है तो जो वोट कटा है उसमें से अगर 90% लोगों का वोट रीस्टोर हो जाता है, यानी कि एसआईआर में संभावनाओं के आधार पर वोट काट दिया गया, तो फिर ये कैसा चुनाव है? ये कल्याण बनर्जी ने कोर्ट के सामने रखा, और जो सीनियर एडवोकेट खड़े हुए थे उन्होंने भी कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने 3 के 3 जजेस ने इस मामले में चिंता जताई। नो डाउट चिंता जताने का विषय है, उन्होंने इस विषय पर चिंता जताई। उन्होंने कहा अगर ये आंकड़ा है वाकई में जो आप कह रहे हो, तो फिर पूछा गया कि भाई ये आंकड़ा लाए कहां से? तो फिर एक सीनियर एडवोकेट ने कहा, जो पिटिशनर थे, उन्होंने कहा ये आंकड़ा एक एमपी ने, लोक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आरटीआई से निकाला है। ये आरटीआई का आंकड़ा है, और आरटीआई से आंकड़े में ये 90% रिस्टोर होने की बात कही गई है। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि आरटीआई केवल सूचना है, वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी कोई बहुत बड़ी वैधता भी नहीं होती, वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। कोर्ट का व्यू बनाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन कोर्ट को असली डेटा तो कंपनी से मिलेगा या उससे मिलेगा जो एजेंसी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डेटा को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस किया है, और उनसे कहा है कि जो अभी तक हुआ है उसका डेटा हमें प्रस्तुत किया जाए। फिर बात यह भी आई, क्या कितने डिस्पोजल हो चुके हैं? तब उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो इस बात का डेटा पब्लिश ही नहीं करता, चुनाव आयोग तो बताता ही नहीं कितने डिस्पोजल हो चुके हैं और कितनी का रिजल्ट आ चुका है। चूंकि चुनाव आयोग बताता नहीं है, इसलिए सही डेटा तो पता नहीं, लेकिन आरटीआई में यह डाटा आया है। राइट टू इंफॉर्मेशन का, जैसे मैंने कहा कि उसकी कितनी वैलिडिटी है, कोई लीगल वैलिडिटी उसकी नहीं होती, केवल वो एक सूचना मात्र है, जो एक टेंटेटिव सूचना भी दे सकती है और सूचना भी दे सकती है, और वो अगर गलत सूचना दी गई तो कोई अपराध भी नहीं है। अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि कोई अपराध हो। अब यहां पर जो बड़ा विषय फंसा या फंसने लायक है वो ये है कि चुनाव आयोग को फ्री फ्लो इलेक्शन करवाने का अधिकार है। ये बात हमने जब इन री गुजरात का मामला था, जो लिंगदो के खिलाफ था, जब मोदी जी चुनाव वहां से लड़ रहे थे, जेएम लिंगदो चुनाव आयोग इंडिया भारत हुआ करते थे, और उधर मोदी जी ने इस्तीफा देके मध्यवर्ती चुनाव, जल्दी चुनाव करवाने की वो कर ली थी। 6 महीने का टाइम होता है, वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार हुआ करती थी, जेएम लिंगदो ने फिर भी चुनाव करवाने से मना कर दिया था। तब वाजपेयी सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजा था रेफरेंस की बेंच के लिए। इन रेफरेंस जो आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग का काम है फ्री इलेक्शन करवाना, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो जान है, जो जड़ है, वो फ्री इलेक्शन है, और अगर फ्री इलेक्शन डेमोक्रेसी की जड़ है तो फिर फ्री इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है। चुनाव आयोग फ्री इलेक्शन करवाने के लिए फ्री है, उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। और जो 6 महीने के गैपिंग का मामला आता है कि सरकार गिरने के बाद, विधानसभा भंग होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव करवा देना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेमोक्रेसी की जान चुनाव आयोग में है, ना कि 6 महीने के गैप में है। इसलिए 6 महीने का गैप सबऑर्डिनेशन में आता है। पहली बात आती है कि वो फ्री फ्लो इलेक्शन हो। अब इस समय फ्री फ्लो इलेक्शन के लिए एसआईआर करवाया गया, लेकिन एसआईआर करने तो बंगाल के लोग ही जाएंगे, एसआईआर करने बाहर के लोग तो जाएंगे। बाहर से जो ऑब्जर्वर और बाकी लोग बुलाए गए थे उनके पास बहुत राइट नहीं थे। तो बंगाल के लोगों ने जो एसआईआर किया
इसमें 9 जजेस को, कुछ जजेस को आपको याद होगा बंधक भी बना लिया गया था और ये सब हुआ था, वहाँ जो लोग एसआईआर में लगे थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कहा अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो फिर हम जुडिशरी को लगा देते हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स को चुनाव में लगा दिया गया था वेरिफिकेशन करने के लिए, और कुछ बाहर से जुडिशियल ऑफिसर्स के बुलाने की बात भी कही गई थी। और ये कहा गया था कुछ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी बुलाए जा सकते हैं, और जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रिब्यूनल में भी हाई कोर्ट और बाकी कोर्टों के जो रिटायर्ड जजेस थे उनको भी लगाया गया था। प्रश्न वहीं का वहीं है, क्या चुनाव दोबारा होगा बंगाल में या फिर कुछ और होगा? अब इसके आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं। आंकड़ा यह कहता है कि वहां पर 294 सीटें, 294 सीट्स हैं। 294 में से 207 बीजेपी को मिली थी, यानी कि वो मेजॉरिटी के आंकड़े को भी पार कर गई थी। लगभग 2/3 मेजॉरिटी से वो वहां पर सरकार बना रही है। 31 सीटों का अगर आंकड़ा ले लें तो 207 में से 31 कम कर दीजिए। अगर 207 में से 31 कम भी कर देते हैं तो 176 बनती है। तो भी क्या मेजॉरिटी के आंकड़े से ज्यादा है? मेजॉरिटी का आंकड़ा जो वहां चाहिए वो 147 का चाहिए या 148 होने चाहिए। 148 के मुताबिक के अलावा अगर ये 31 सीटें जो कल्याण बनर्जी जिस पर क्लेम कर रहे हैं कि वहां जीतने वाले कैंडिडेट से कटने वाले नाम ज्यादा हैं, और वो सारे जो कट गए हैं नाम वो सारे टीएमसी को मिल जाते हैं। टीएमसी को सारे मिल जाते तो सारी 31 की 31 सीटें वो जीत जाते। अगर वो 31 सीट्स जीत भी जाते हैं, और मैं कहता हूं कि अगर जैसे ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा कि भाई हम रीवैल्यूएट करेंगे कि पूरा चुनाव ही दोबारा होगा या फिर जिन सीटों पर ये मार्जिन है वहां दोबारा होगा, या फिर इनको रीवैल्यूएट किया जाए क्योंकि वहां जो वोट पड़ा था उसको सुरक्षित रखा गया था, और अगर इसको दोबारा जोड़ा जाए तो जो जीता हुआ कैंडिडेट है पहले से 31 उनको हटा दीजिए और बाकी के जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट थे वो जीत भी जाते हैं। तो भी ममता बनर्जी के पास 80 सीटें हैं, 80 में 31 जोड़ देंगे तो भी 111 बनती हैं। 111 में तो सरकार बनती नहीं है, और सारे विपक्ष को अगर मिला देंगे तो भी बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा हैं। तो 147 की बजाय 176 सीटें, यानी कि लगभग 30 सीटें ऑलरेडी उनके पास ज्यादा है। उन 30 का आंकड़ा क्या है? अब नया सवाल है कि जो वोट कटा है उससे ज्यादा वोट बना है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। अब ये जो वोट बना है उसका आंकड़ा अगर निकालेंगे तो जो वोट बना है वो सब बीजेपी को मिल जाए। अगर वो सारा वोट बीजेपी को मिल जाता है जो बना है, तो फिर कितने वोटों का फर्क आता है ये अभी तक आंकड़ा अपने पास है नहीं, और कितनी सीटों पर फर्क आता है ये भी आंकड़ा अपने पास नहीं है। लेकिन कल्याण बनर्जी ने और जो अपोजिशन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न उठाया है जिससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फैक्टरी है। हालांकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो बात कही, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये सारी अपीलें डिस्पोज हो जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव, अगला जो लोकसभा चुनाव 2029 आ रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में सभी एसआईआर की जितनी ग्रीवांसेस हैं जो ट्रिब्यूनल में है वो सब सॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन प्राथमिकता पर जिन नगर महापालिकाओं में या म्युनिसिपैलिटीज में चुनाव है उनको प्रायोरिटी पर डिस्पोज कर देना चाहिए ताकि वहां फेयर चुनाव की बात कही जा सके और वहां फेयर चुनाव हो सके। आज जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चला वो 3 के 3 जजेस इस बात से सहमत थे कि अगर वाकई में इतना बड़ा मार्जिन है तो ये विचारणीय प्रश्न है, इसको विचार करना चाहिए। लेकिन यह बात भी तय है कि सारे विचार अगर कर लेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी के इतने कैंडिडेट जीत कर वहां आए हैं कि फिर भी उनके पास 25-30 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं, यानी कि मेजॉरिटी से 30-35 अभी भी एक्स्ट्रा हैं, 30 के लगभग। तो क्या सरकार गिर जाएगी? सरकार गिरने की संभावना तब हो सकती है जब ऑनरेबल जस्टिस बागची ने यह कहा कि हमें डेटा मैं मंगा रहा हूं चुनाव आयोग से, अगर उस डेटा को पढ़ने के बाद जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि पूरे बंगाल में प्रभाव पड़ेगा और बंगाल में सरकार दोबारा बननी चाहिए, यानी कि चुनाव दोबारा होनी चाहिए,
तो हम वो वाला पुराना वाला चुनाव अवैध घोषित करके नया चुनाव करवा सकते हैं। ये बात उन्होंने चुनाव से पहले भी दोहराई थी, ये बात उन्होंने रिजल्ट निकलने के बाद भी दोहराई थी, और वो इसी बात को बारंबार कहते आ रहे हैं कि अगर बंगाल के रिजल्ट के बाद और ये एसआईआर के जो अपीलें हैं उसके डिस्पोजल के बाद अगर ऐसे रिजल्ट आते हैं जिनसे कि रिजल्ट पर फर्क पड़ता है और सरकार पर फर्क पड़ता है और वहां के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनकी सफलता असफलता पर फर्क पड़ता है, तो निश्चित तौर से वो दोबारा इसको रिवेल्युएट कर सकते हैं। और चिंता करने की बात नहीं है, मामला हमारे पास है और हमारे पास होने की वजह से हम इसको दोबारा रिवेल्युएट करें या चुनाव दोबारा करवाएं या फिर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव दोबारा करवाएं जहां चुनाव आयोग का बड़ा वो है। अब इसको अगर समझेंगे तो सीधी सी बात है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 वोट का चक्कर है तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 को वोट का चक्कर है। अगर 10,000 वोट वाले कैंडिडेट या 10,000 वोट कम ज्यादा होने वाले में 31 सीटें हैं तो 100 वाले को पैरिटी पर क्यों नहीं बैठाया जा सकता? आर्टिकल 14 तो इक्वलिटी दोनों को ही देता है, जिसका वोट है उसको वोट डालने का स्टैट्यूटरी राइट देता है, और अगर उसको वोट डालने से वंचित कर दिया गया या हो गया किसी कारणवश, मैं कहता हूं जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन वो प्रक्रिया ऐसी थी, इतनी तेजी से थी, इतनी बाधाएं ममता बनर्जी उसमें डाल रही थी और वो प्रक्रिया उन्होंने पूरी होने ही नहीं दी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जिनको 100 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 लोगों को वोट डालने से वंचित कर दिया गया है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 वोट डालने से या 10,000 वोट डालने से वंचित हो गया है, तो क्या दोनों के बीच में पैरिटी नहीं होनी चाहिए? अब ये जो 30 लाख 25 लाख या ये कहा जा रहा 80% वोट नया बना है, वो वोट किसका था? हो सकता है वो ममता बनर्जी का हो सकता है वो संयुक्त अपोजिशन का हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का हो, क्योंकि अपोजिशन तो भारतीय जनता पार्टी का ही कह रहा है, लेकिन जो बाकी अपोजिशन लड़ रहा था वो पूरे देश का अपोजिशन वहां पर पहुंचा था, उनके वोट भी संभव हैं कि बने हों। तो अब इंटरेस्टिंग स्टेज पर पहुंच गया है पश्चिम बंगाल, और ये स्टेज जब चुनाव आयोग से आंकड़ा मांग लिया और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि हम विचार करेंगे कि वाकई में क्या होना चाहिए इन तीनों में से, तीनों कौन से, कि दोबारा पूरे राज्य में चुनाव हो, कि री इवेल्युएशन हो, या जिन सीटों पर यह बड़ा भारी प्रभाव है उन सीटों पर दोबारा वोट हो। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अब एक नई स्थिति, नई परिस्थिति में आ चुका है और निश्चित तौर से यह पूरे देश के लिए अब चिंता का विषय है। हालांकि मैं जैसे बता रहा हूं, एक फैक्टर ये कि लोगों को ममता से डर लगता था, जो वोट डालने नहीं जाता था वो वोट डालने अब जाएगा। दूसरा फैक्टर ये कि जो लोग, जो वहां सीटों का अंतर है, जिन जो आंकड़ा कल्याण बनर्जी दे रहे हैं, तो भी 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा हैं, और अगर चुनाव जब दोबारा होता है तो क्या परिणाम होंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चौंकते हुए चुनाव आयोग को नोटिस देकर उनसे आंकड़े मंगवाए हैं कि ऑन एफिडेविट आंकड़े बताएं, ताकि वो तय कर सकें कि बंगाल में आगे क्या करना है। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, आपके पास क्या है, वो इनपुट भी मुझे दीजिए, ताकि अगला जो भी लेक्चर इस विषय पर आए उसको इंक्लूड किया जा सके। वैसे तो हम जुडिशियल सर्विसेज पढ़ाते हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े, जो मैं जजमेंट इसमें कोट करता हूं और जो बड़े मामले देता हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फीस जमा करके ऐप पर पढ़ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पर अगले संडे को मेरे से सीधा डिस्कशन इंस्टीट्यूट में आकर कर सकते हैं। हम उनको 2 घंटा देंगे और उनके जो भी उन्होंने उस पर पढ़ा होगा ऐप पर, वो चाहें तो वो में से सवाल जवाब कर सकते हैं, जो आंसर उन्होंने राइटिंग की हो वो आंसर चेक करवा सकते हैं, और बाकी का लीगल फ्रेमवर्क और उनका कॉन्फिडेंस, उस पर भी बात कर सकते हैं। मैं उनको इन्वाइट करता हूँ। इन्वाइट करने के अलावा आप व्हाट्सएप करिए,
मेरा पर्सनल नंबर सभी स्टूडेंट्स के पास रहता है। आप उनको आप लोग व्हाट्सएप करिए तो आपको एक निश्चित समय और स्थान बता दिया जाएगा। वहां पर हर बार की तरह इस बार भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। हर बार किसी न किसी सब्जेक्ट पर करते हैं, इस बार कॉन्स्टिट्यूशन पर करेंगे। इसलिए इसको बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं लगा कि आपने डिस्कशन के लिए बुलाया है। इसलिए जो लोग भी ये लेक्चर सुनते हैं, देखते हैं, उनके माध्यम से ये मैसेज उनके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।